सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 45, and it is for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will understand chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, part 3 in this worksheet. तो अगर आपको याद है तो लास्ट वर्कशीट में हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में वॉर हुआ, जिसमें जो सेंट्रल पावर्स थी, जिसमें जर्मनी भी था, उनकी हार हो गई और जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने बहुत बड़ा कंपनसेशन उनके ऊपर थोप दिया। वो कंपनसेशन इतना ज़्यादा था कि जो जर्मनी की इकनॉमी थी वो सारी की सारी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा उसका जो लेवल है वो नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ कि जर्मनी ने एक दिन सारा का सारा कंपनसेशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया और एक पैसिव रेजिस्टेंस दिखाते हुए अपनी जो पेपर करेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा छापना शुरू कर दिया। उस समय जो जर्मनी की करेंसी थी वो कौन सी थी? मार्क थी। तो क्या हुआ, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि जो मार्क की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी $1 में बिलियन मार्क जो है वो उसके इक्वलेंट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने उसकी हेल्प की, अमेरिका ही आगे आया और हेल्प की, और जो भी कॉम्पनसेशन की कंडीशंस थी उनको दोबारा से रीसेट किया गया। लेकिन 1929 में जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट शेयर स्टॉक मार्केट ही बिल्कुल जो है ख़त्म होने लगा, तो अमेरिका ने एड देना बंद कर दिया और इससे जर्मनी में बहुत मुश्किलें पैदा हो गई। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अनस्टेबल हो गई, पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और डेस्परेशन सब लोगों में फैल गई। बस यहीं से ही कंडीशंस धीरे धीरे बन रही थी राइज ऑफ हिटलर की। हिटलर धीरे धीरे अब वो सामने आ रहा था, सीन के अंदर आ रहा था। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट विद मी कि अब आगे क्या हुआ। राइज ऑफ हिटलर। हिटलर वॉज अ सोल्जर इन जर्मन आर्मी। हिटलर जर्मन आर्मी में सोल्जर था। द जर्मन डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और आप तो सब जानते ही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन की हार और वर्साई ट्रीटी के कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा था, वो अंदर से उसके बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा वो दुखी था। In 1919, he joined German Workers' Party, which was later renamed as National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. और जैसा कि आपने देखा कि 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसे बाद में रीनेम कर दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी में, और यही पार्टी आगे जाके नाजी पार्टी के रूप में पॉपुलर हो गई। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। और ये जो इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में जिस तरीके के चेंजेस आ रहे थे, जिस तरीके से उसके बैकग्राउंड में चेंजेस आ रहे थे, क्राइसिस हो रहे थे, इसने हिटलर को पावर में आने का एक बैकग्राउंड दे दिया। उसके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर हो गई। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। और इस ग्रेट डिप्रेशन में जो 1929 से 1932 के बीच में हुआ था, नाजिज्म जो था, नाजी पार्टी जो थी, वो एक मास मूवमेंट बन गई। आफ्टर 1929 banks collapsed and the business shut down, workers lost their jobs and the middle class were threatened with destitution. कहने का मतलब ये है कि इस समय इतनी हालत ख़राब थी जर्मनी की, जो वर्कर्स थे दे लॉस्ट देयर जॉब, मिडिल क्लास भी जो है बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, बैंक सारे कोलैप्स हो चुके थे, बंद हो चुके थे बिजनेस सारे। इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर।
और इन सब सिचुएशन के बीच में जो नाजी पार्टी थी उसने अपना प्रोपेगेंडा किया कि वो उन्हें एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करवाएगा। इन 1928 नाजी पार्टी गॉट no more than 2.6% votes in Reichstag, द जर्मन पार्लियामेंट। आपको याद है ना कि जर्मन पार्लियामेंट का क्या नाम था? राइक्सटाग। तो 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिले जर्मन पार्लियामेंट में। हाउएवर बाय 1932 it had become the largest party with the 37% votes, और 1932 तक आते आते ये नाजी पार्टी जो है 37% वोट्स के साथ ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई। ये कैसे हुआ? क्या ऐसा था हिटलर के अंदर? सो नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड। दिस इज बिकॉज ऑफ नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। क्या था? लेट्स फाइंड। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। In his speeches, he promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of German people, employment for unemployed, and a secure future for the youth. तो देखा आपने कि हिटलर एक पावरफुल स्पीकर तो था ही, उसने अपनी स्पीचेस में सारे लोगों को, जितने भी जर्मन सिटीजन्स थे, उनको ये प्रॉमिस किया कि वो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना के देगा, और जो वर्साई ट्रीटी का इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, जो भी उनके साथ उन्हें इसका जो है शेम फील करनी पड़ी उसको, और जो उनकी डिग्निटी है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो यूथ है उनको एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। इस तरीके के प्रॉमिस उसने अपनी स्पीचेस में किए। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक पॉलिटिक्स का नया तरीका खोजा। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन, और वो ये जानता था कि कैसे इस जो जनता है उसको मोबिलाइजेशन का मतलब है उसको अपनी ओर खींचना है, उसके वो तरीकों को, उसके महत्व को वो जानता था। नाजीज हैड massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. तो नाजीज ने क्या किया? बहुत सारी रैलीज की, पब्लिक मीटिंग्स की, ये दिखाने के लिए, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि हिटलर का कितना सपोर्ट है और लोगों में एकता की कितनी भावना है। द रेड बैनर विद द स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड rounds of applause after the speeches were all the part of his spectacle of power. तो देखिए उसका प्रोपेगेंडा करने का तरीका क्या था कि उसके जो झंडे थे ना वो रेड कलर के बैनर वाले थे जिसमें स्वास्तिक था, उनका जो नाजी सल्यूट वो अलग तरीके का होता था, और जो राउंड ऑफ अप्लॉज होता था उसका भी एक अलग तरीका था। यानी जब उसकी स्पीच ख़त्म हो जाती थी तो इस तरीके से लोगों से वो करवाते थे, तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था और बहुत अलग सा लगता था। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। तो देखिए नाजी प्रोपेगेंडा में क्या कहा गया कि हिटलर को कैसे प्रोजेक्ट किया गया कि वो एक मसीहा है, एक वो सेवियर मतलब एक रक्षक है, एंड समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, मतलब वो कहीं एक जैसे आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है जो कि वो लोगों को उनकी मुसीबतों से, उनके दुखों से छुटकारा दिलाएगा। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. तो देखिए कि उसकी इमेज को इस तरीके से बनाया गया कि भाई जैसे क्या बोलते हैं वो उनकी डिग्निटी दिलाएगा, और जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, लोग बिल्कुल जो है उनका जो लोगों का गर्व था वो सब ख़त्म हो गया था, उनकी डिग्निटी ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे में उसकी इमेज को इस तरीके से बनाना लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने उसको
जो है बहुत ज़्यादा फेवर करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये जो ड्रीम था वो बहुत दिन तक चला नहीं और वो बहुत जल्दी स्कैटर्ड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए हिटलर ने सबसे पहले पावर में आके क्या किया, उसने सबसे पहले डेमोक्रेसी को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया। ऑन 30th January 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर। तो जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने 30 जनवरी को हिटलर को चांसलरशिप के लिए उनको इनवाइट किया और बोला कि आप इसको ले लीजिए। जो चांसलरशिप थी वो हाईएस्ट पोजीशन होती थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू द रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। और जो कंजर्वेटिव्स लोग होते थे, जानते हैं ना कौन होते थे, जो कि पुराने जो मोनार्की में ही बिलीव रखते थे, उसी को ही अच्छा मानते थे। अब इन नाजीज़ ने उनको भी मैनेज कर लिया था, उनको भी अपने साथ ले लिया था। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और जैसे ही उसने पावर को एक्वायर किया तो उसने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल थे, मतलब जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह जो भी इंस्टीट्यूशन थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे, हिटलर ने उनको सबको ख़त्म कर दिया। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly। और जो 28 फरवरी 1933 की फायर डिक्री का मतलब क्या था कि एक ऑर्डर था, क्योंकि इससे पहले बहुत ही अजीब ढंग से जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसमें आग लग गई थी और सब कुछ रिकॉर्ड्स जलकर ख़त्म हो गए थे। तो इसी का फ़ायदा उठा के हिटलर ने पूरी तरीके से पावर को एक्वायर कर लिया और इसी फायर डिक्री को इम्प्लीमेंट करते हुए उसने क्या किया कि जितने भी सिविक राइट थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, इन सबको सस्पेंड कर दिया, इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। ऑन 3 March 1933 द एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड विच गेव हिटलर ऑल द पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ये डिक्री क्या होता है? डिक्री का मतलब है ऑर्डर्स के थ्रू, यानी अब हिटलर ऑर्डर्स ही देगा, कोई लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, कोई लॉ पास नहीं करवाएगा, बल्कि वो ऑर्डर के थ्रू अपने रूल को चलाएगा। तो इसको ही हम डिक्री कहते हैं। और 1933 में इस एनेबलिंग एक्ट को पास करके उसने सारी पावर्स को, सारी जो पार्लियामेंट थी उसको साइडलाइन किया और अब वो डिक्री के थ्रू रूल करना आ गया था, उसके पास वो पावर आ गई थी। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स अफिलिएशंस। तो जो नाजी पार्टी और उसकी अफिलिएशंस थे, जो उससे कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी यूनियंस थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबको जर्मनी में बैन कर दिया गया। द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। और जो स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है, और कंट्री किसके पास थी? हिटलर के पास थी। तो हिटलर ने जो इकनॉमी को, मीडिया को, आर्मी को और जुडिशरी को सबको कंट्रोल कर लिया, यानी सब अब उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। सो नाउ we'll move on our question answer section. Question number 1 is, what were the causes for the rise of Hitler? So there were several reasons for the rise of Hitler, some of which are: Hitler was a soldier in German army, unhappy with Germans' defeat in World War I and the Treaty of Versailles. He wanted to take revenge from the Allies or Allied powers. Second is political instability in the country also helped in the rise of Hitler. The whole country was going through political instability. The government was failing in every field. And the third point is, the government was unable to do anything due to the rising of unemployment. In this situation, everyone was desperate. With the arrival of Hitler, he hoped that he would rescue him from this situation. Question number 2 is, what promises were put by the Hitler to do the people of Germany? Hitler was a powerful speaker.
In his speeches, he promised to build a strong nation under the justice of Versailles Treaty and restore the dignity of the German people, employment for unemployed, and a secure future for the youth. Now the question number 3 is, which steps were taken by the Hitler to control the nation? So first, Hitler took over as the most powerful chancellor of the cabinet. After gaining power, Hitler began to dissolve the structure and institutions of democratic governance. Third is, he suspended civil rights like freedom of press and speeches and assembly indefinitely. Fourth is, apart from the Nazi Party and its associated organizations, all political parties and trade unions were banned in Germany. And the last is, he also established complete control over the economy, media, army and judiciary. Now the last question, question number 4 is, do you also influenced by the ideas and things publicized in media? Give any one example from your own experience. तो देखिए यहाँ पर मैं तो अपना एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, अपनी सजेशन लिख रहा हूँ सिर्फ, ये सब पर अप्लाई नहीं होती, आप अपनी भी सजेशन इसमें लिख सकते हैं. The answer is yes, I am influenced by the views and जो भी things हैं publicized in media. An example of this is, I am very impressed by the program Mann Ki Baat, which is broadcast every month. In this, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji does his Mann Ki Baat. That is, he informs the people of the country about the matter and the circumstances going on in the country. Examples of such people are given in this program who are supporting themselves in the development of country, but no one knows about them. So I am very impressed by the example of such people. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. और याद रहे, अगर कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर पहनना है. थैंक यू वेरी मच.